नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 31,227 लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके विपक्ष को दिया योगी ने करारा जवाब। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके जो बेरोजगारी पर मुद्दा उछल रहा था उसको काफी हद तक शांत करने की कोशिश की। विपक्ष को करारा जवाब दिया। विपक्ष अभी तक हमलावर था कि तमाम नौकरियां खाली पड़ी हैं, स्थान रिक्त है, लेकिन उसमें भरा नहीं जा रहा है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला भी काफी लंबे समय से चल रहा था और जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप इसमें 31,667 लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। बाकी को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है, वो इसलिए कि अभी उसमें कुछ मामला अटका पड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आनन फानन में इसमें आदेश दिया और एक हफ्ते के अंदर लोगों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया गया और उसी के तारतम्य में ये नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। लेकिन अब ये विपक्ष को करारा जवाब तो हो गया, लेकिन अब सवाल यही है कि जो बाकी बची पोस्ट है, 37,000 की जो पोस्ट है, उस पर लोग जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर भर्ती कब होगी। और दूसरा सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन जो टीईटी और बीएड के जो लोग हैं, जो 12 साल से परेशान हैं और उन पर अभी तक कोई भी मेहरबानी क्यों नहीं की गई, उस पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही। तमाम और भी खाली पड़ी पोस्ट हैं या जिनके एग्जाम नहीं हुए, वो अभ्यर्थी परेशान है कि उन पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, कब होगी उन पदों पर नियुक्तियां। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और विपक्ष अब कैसे करेगा हमला, और क्योंकि योगी सरकार ने एक करारा जवाब दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरेंद्र मलिक साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक साहब आपका। उमेश द्विवेदी साहब अभी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी हम स्वागत करेंगे जब वो आप हमसे जुड़ेंगे। और हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रिया सिंह जुड़ चुकी हैं, जिनकी जिंदगी में बहार आ गई है और दशहरा और दीपावली के मौके पर उनको ये तोहफा मिला है। आज उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। बहुत बधाई आपको प्रिया सिंह जी, आपको बहुत बधाई। और हमारे साथ में एक और अमित गंगवार भी है जो चयनित नहीं हो पाए हैं, जिनकी कुछ शिकायतें हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उन पर उनका भी हम पक्ष सुनेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे प्रिया सिंह का। प्रिया सिंह जी, बहुत बधाई आपको। दशहरे के पहले आपको ये बोनंजा तोहफा मिला है, दीपावली भी साथ में है, तो डबल धमाका है आपके लिए। आप बताइए कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी टाइम से इसके लिए एक्साइटेड थी कि ये नियुक्ति लिए, और फैमिली वाले भी काफी इंतजार कर रहे थे, तो वो अब टाइम आ गया, मुझे आज नियुक्ति पत्र मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको क्या लगता है कि पूरा परिवार ही इसमें जश्न मना रहा होगा? जी चलिए हमारे साथ में अमित गंगवार भी जुड़े हुए। अमित, आपकी एक सहयोगी, आपके साथी ने एग्जाम क्वालिफाई किया, वो उनको मिल गया है, बड़ी खुशखबरी। आप उनको कैसे कांग्रेचुलेट करेंगे और आपकी क्या शिकायत है? 2 साल से हमारे सभी सहपाठी बहुत ही परेशान थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके थे। उनको लग रहा था कि कब ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी।
ना ही उनका मन किसी अन्य परीक्षा देने में लग रहा था और ना ही उन्हें घर पे बैठे चैन पड़ रहा था। आज उनको नियुक्ति पत्र मिला है 31,077 छात्रों को, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरी सरकार से एक ही शिकायत है कि आखिर उनको क्यों लगातार यही मांग उठ रही है कि शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता बढ़ती जाए। उन्होंने 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए एक चयन सूची जारी की, लेकिन उसमें अभी तक ना ही शैक्षिक गुणांक जारी किया, ना ही उनका वर्ग जारी किया, ना ही यह दिखाया है कि उनका चयन किस वर्ग में हुआ है। तो ये आखिर कब तक यही चलता रहेगा? शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता क्यों नहीं ला रही है सरकार? क्या इसी तरह से ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे? लगातार एमआरसी छात्रों का यहां पे जो है बहुत ही प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग में वहां पे भी उनका कार्रवाई चल रही है। क्यों सरकार सुनवाई नहीं कर रही? क्यों भर्ती में पारदर्शिता क्यों नहीं लागू करना चाह रही? ठीक है, आपकी शिकायत। उमेश द्विवेदी जी का रुख करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है। आपने एक बड़ा काम किया है, विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है, करारा जवाब दिया है। बहुत बधाई आपको। कम से कम 31,277 आप लोगों को आपने नई जिंदगी दी है, क्योंकि एक बार नौकरी मिलने का मतलब होता है पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बाकी के 37,000 जो बच्चे हैं उनको नौकरी कब मिलेगी? सभी को धन्यवाद देते हैं और जो भी मेहमान आपके साथ में जुड़े हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। आप सब जानते हैं कि जो 37,000 अभी बचे हुए हैं वो माननीय कोर्ट के अधीन में है, न्यायालय के अधीन है। और जैसे ही वहां से हमें परमिशन मिल जाएगी, जैसे ही उनका निर्णय आएगा, जैसा ही आदेश होगा न्यायालय का, तत्काल अनुपालन होगा। तमाम सारे लोग इस 32,277 भर्तियां जो थी इसमें भी रोड़े डाल रहे थे, मेरिट ये हो गई वो हो गई, जबकि 69,000 की भर्ती प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके थे। लेकिन विपक्ष ने तमाम इधर उधर घुमा करके टालने का प्रयास किया। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको धन्यवाद देंगे, अधिकारियों को धन्यवाद देंगे, इतनी तत्परता से दिखा करके। और भ्रष्टाचार मुक्त आज सारे के सारे हमारे जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं या विधायकगण हैं, वो जा करके अपने हाथ से सारे अभ्यर्थियों को उन्होंने आवेदन नियुक्ति पत्र दिया है। कहीं किसी को किसी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना है, न लगाना पड़ा, न कहीं भ्रष्टाचार हुआ। सारे लोग, सारे अभ्यर्थी इतने खुश थे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो हम तो धन्यवाद देंगे आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को, उन शिक्षकों को धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे, उनके परिश्रम को, उनकी कड़ी मेहनत को हम धन्यवाद देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी लोग बचे इसमें तमाम सारे 60,000 के ऊपर मेहनत करके सफल हुए। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। चलिए हरेंद्र मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? आप उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप लोग जो विरोध कर रहे थे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। तो उन बच्चों को बधाई, जिनको नियुक्ति पत्र मिला है वो बधाई उनको बेचारों का भविष्य बनेगा, ऐसी अपेक्षा है। बच्चों को मन लगा करके पढ़ाएंगे, ये भी एक उनसे अपेक्षा है। दूसरी स्थिति ये है कि आप इसमें सरकार को नहीं, धन्यवाद हमें दीजिए कि हम सरकार को जगाते रहे कि आपके राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे हालात में जहां 2 करोड़ से ज्यादा का मामला था, 69,000 लोगों का इन्होंने किया, अभी 38,000 बाकी है, 37,000 समथिंग। हम तो चाहते हैं उन्हें भी ये दे दें, तो उसके भी हम तो धन्यवाद कर देंगे। और जितने पद बेसिक शिक्षा में खाली हैं वो सारे कब तक भरेगी सरकार, ये बता दे। दूसरा, एक मैं और बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार नियुक्ति पत्र की चर्चा अभी भाजपा के साथी ने की, आपने भी देखा होगा कभी ऐसा नहीं होता। नियुक्ति का काम सरकार का और मंत्रियों का राजनीतिकरण का नहीं होता। नियुक्ति एक हमारा अलग संगठन है, विभाग नियुक्ति करता है, वहीं से नियुक्ति पत्र जारी होते हैं। आप उसका भी राजनीतिकरण कर रहे हैं तो आगे बचेगा क्या? हम लोग ये सिस्टम जो है मशीनरी, देखिए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस, 4 स्तंभ है लोकतंत्र।
आप कार्यपालिका को विधायक में मर्ज कर रहे हैं विधायिका में, ये भी आपत्तिजनक है। आप उनका, वो भाजपा के कार्यकर्ता भर्ती नहीं हुए हैं, आपने भर्ती किए हैं योग्यता के आधार पर। आप भी कह रहे हैं, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, कहीं किए हैं आपने, तो उनका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? वो नियुक्ति पत्र विभाग से लेते। आपका इतना कंट्रोल तो होना चाहिए। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीधा नियुक्ति पत्र दे रहे। इसका मतलब सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अगर मंत्री या विधायक वो नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार होगा। ऐसा नहीं है। अधिकारी में ईमानदार वर्ग भी है। देखो, हम सब एक समाज के लोग हैं। समाज में जब करप्शन आता है, गिरावट आती है, सब तबकों में आती है। जब उछाल होता है, उन्नति करते सब करते हैं। तो अभी तो हमें शिकायत है कि जो रह गए उन्हें कब भरेंगे, और जो पद खाली हैं बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, वो कब तक भर लेंगे सरकार, ये बताओ। उसे भी जल्दी भर दे, नहीं तो पद खाली का मतलब है बच्चों का भविष्य अंधकार में। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, जी सर, बिल्कुल ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ में। हम प्रिया सिंह का रुख करेंगे। प्रिया सिंह, आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? विपक्ष यानी कि हरेंद्र पत्र दिया है और विपक्ष यानी कि हरेंद्र मलिक साहब कह रहे हैं हमने आपके मुद्दे को लगातार उठाया, इसलिए सरकार को ये काम करना पड़ा। पक्ष को ये धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये उनका बहुत ही सराहनीय कदम रहा है कि कोर्ट के फैसला ना आने, मतलब ऑर्डर तो रिजर्व था, वो पब्लिश ना होने पर भी उन्होंने 31,277 शिक्षकों को रोजगार दिया है। तो ये मैं सत्ता पक्ष का ही धन्यवाद करना चाहूंगी इसमें। हालांकि जो धर्मेंद्र मलिक जी कह रहे हैं वो भी सही है कि उन्होंने हमारी आवाज उठाई थी, तो ये प्रयास तो रहा है कहीं ना कहीं उनका भी, लेकिन मैं सरकार की ही सराहना करूंगी इसमें, क्योंकि रोजगार तो उन्हीं की देन है। चलिए, आगे भी पोस्टिंग लेनी है, आपको सराहना करनी चाहिए, पर आप खुश रहे, सुखी रहे, तरक्की करें, ये हमारा और आपको बधाई बोलते हैं। धन्यवाद सर। चलिए अमित गंगवार जी, आप जो अभी तो फिलहाल बधाई दे दीजिए, बाकी जो आपके साथी चयनित हुए हैं, आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इसमें, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा। लगातार विपक्ष ने हमारी मांगों को उठाया और हमारा बहुत ही सहयोग किया। अगर ये लगातार जो चुनाव आए हैं, 7 जगह उपचुनाव है, वहां कैसे भी सरकार अपनी सीटों पे जीत दर्ज करे, इसीलिए सरकार ने ये भर्ती 31,270 पदों की क्योंकि इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 37,000 पदों को मैं रिजर्व कर रहा हूं और आप 31,270 पदों पर भर्ती कर लीजिए, लेकिन सरकार ने वहां पे मॉडिफिकेशन दायर किया था कि हम 31,270 पदों पर भर्ती नहीं कर सकते हैं, हमें 69,000 पदों पर भर्ती करने का मौका दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर शिक्षा मित्रों के फेवर में या कट ऑफ कम के फेवर में आता है तो जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनके लिए मेरे पास 55,000 पद रिक्त बचे हुए हैं, मैं उन पे भर्ती कर लूंगा। तो अब सरकार को इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि आपको यह भर्ती करनी पड़ी? उसका सीधा सा कारण है कि जो विरोधी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने उन पे जो है धरने प्रदर्शन किए और लगातार जो चयनित छात्र थे, जो आरक्षण इनका लूट लिया गया था, उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनका सहयोग किया, इसीलिए विपक्षी पार्टियों के सहयोग के कारण ही इनको ये भर्ती करनी पड़ी। और इस भर्ती में भी इन्होंने आरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला किया है। मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूं कि मूल चयन सूची जारी की जाए। आखिर क्यों ये सरकार बिना मूल चयन सूची के ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है? क्यों मूल चयन सूची जारी नहीं करती है? पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 सदस्यीय टीम को पीएनपी में भेजा था कि आप अपनी जो भी आपके इशू हैं वो आप वहां क्लियर करके आइए। जब वहां 5 सदस्यीय टीम गई तो ना तो उन्होंने मूल चयन सूची दिखाई, ना ही कोई भी काम किया उनका, और इधर उधर बहलाने फुसलाने का काम किया। आखिर क्यों ये सरकार आरक्षण विरोधी होती जा रही है लगातार? अमित गंगवार जी, ठीक है, हम रुक करेंगे उमेश द्विवेदी। उमेश द्विवेदी जी, आपको बहुत बधाई, मैं फिर से बधाई देना चाह रहा हूं, क्योंकि एक भी छात्र को नौकरी मिलती है तो उसका पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। लेकिन अब जल्दी से ये बता दीजिए कि हमारे जो बाकी 37,000 छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जल्दी से सुप्रीम कोर्ट में अच्छी से वकालत करे और वो पद भी रिलीज करा करके हमको नियुक्ति पत्र दे। जो मामला अभी माननीय न्यायालय के अधीन है, आप जानते हैं कि उसमें सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक। जैसे ही मामला न्यायालय से आदेश निर्देश आएगा
विद इन वीक, नहीं एक सर, उसमें आप सप्ताह पैरवी तो नहीं सर, उसमें आप पैरवी तो अच्छे से कर सकते हैं ना। आप बढ़िया पैरवी करेंगे, सरकार में है तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। हम तो पिछला 69,000 की हमने शुरू कर दिया था वैकेंसी, वो नियुक्ति पत्र बांटने की कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन जब न्यायालय ने रोक दिया है तो पैरवी वहां बराबर की जा रही है। जब तारीख लग रही है इधर, आप जानते हैं कोरोना की वजह से कुछ न्यायालयों में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार पैरवी करके आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यथाशीघ्र। और रही बात, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि विपक्ष लगातार हमलावर था। पिछली सरकार में 21,000, मैं चूंकि शिक्षक से मिलती हूं, 21,000 विद्यालयों में एक भी अध्यापक नहीं था, खाली थे विद्यालय। आज की डेट में लगभग 1.5 लाख विद्यालय हैं, एक भी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां अध्यापक ना हो। ये माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे माननीय जो है युवा शिक्षा मंत्री की देन है कि आज एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां हमारा शिक्षक ना हो। और इस सत्र में 2017 से लेके अब तक में 50 लाख बच्चे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बढ़े हैं, वहां की गुणवत्ता बढ़ी है। आप जिस तरह से कह रहे हैं विपक्ष, वास्तव में बेसिक शिक्षा, सरकारी विद्यालयों की जो भूमिका होती थी पिछली सरकारों में, उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज कॉन्वेंट से हट करके, उमेश जी एक सवाल ले लीजिए। ये तो ठीक है कि आपने 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, अभी ये 37,000 बाकी हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, बीएड और टीटी के जो छात्र हैं, लाखों छात्र, वो अभी भी सड़क पर हैं। वो कह रहे हैं 8 साल से हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जरा उन पर भी थोड़ी मेहरबानी दिखा दीजिए, उनके लिए भी दिवाली मनवा दीजिए। है और सरकार उस दिशा में काम कर रही। हमने आपको क्या बताया कि आज हमारे एक भी विद्यालय ऐसे नहीं हैं जो बिना शिक्षक के हों। पिछली सरकारों में 21,000 विद्यालय ऐसे थे जहां शिक्षक नहीं थे। आज उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे विद्यालयों में लगातार सुधार हो रहा है। 50 लाख आपकी बात ठीक नहीं सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल यह है 2011 में ये वैकेंसी निकली थी और 2012 से अभी तक ये अटकी हुई है, बल्कि इसमें करीब 250 करोड़ से ज्यादा का पैसा भी जमा है सरकार के पास में, 292 करोड़ रुपए जमा है सरकार के पास में। आखिर इन बच्चों की गलती क्या है? इनको भी नियुक्ति पत्र दे दीजिए। तो न्यायालय से निर्णय आने तक न्यायालय ने लिबर्टी दे दी है, तमाम छात्रों से लिबर्टी दे दी है। हमारे तमाम छात्रों से हमारी बात हुई, अभ्यर्थियों से बात हुई, उनका कहना है न्यायालय ने लिबर्टी दे रखी है। जो शिक्षा मित्रों वाले जो पद हैं उनको रोक करके ही नियुक्ति का आदेश हुआ है, वो नियुक्तियां कर दी गई। जितना नहीं सर 72,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात चल रही है। जो 2011 में 72,000 शिक्षक भर्ती प्रारंभ हुई थी उसकी बात चल रही है। उसमें कुछ लोगों को सीटें मिली थी, इसके बाद बाकी सीटें जितनी भी हैं वो सब खाली पड़ी हुई हैं। आज तक वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। क्या ये 69,000 शिक्षक भर्ती भी इसी तरह अटकी रहेगी कि 71,270 पदों को भर लिया गया, बाकी 37,000 जो पद है वो छात्र जो है ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे जैसे 2011 से लगातार 72,000 शिक्षक भर्ती के छात्र भटक रहे हैं? जी, संकल्पित है शिक्षा के लिए और शिक्षकों के लिए, लगातार दृढ़ संकल्पित है। उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बाकी जो वैकेंसी है उस प्रोसेस में है, वो भी जल्दी से जल्दी किया जाएगा। चलिए हरेंद्र मलिक साहब, आपको बधाई। आप कह रहे हैं कि हमने मुद्दा उठाया इसलिए सरकार को ये करना पड़ा और विपक्ष का काम आपने किया है, आप भी बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप जरा बीएड और टीटी वालों के लिए भी मुद्दा उठा दीजिए, 2012 से ये मुद्दा बना पड़ा है। पर जहां तक प्राइमरी शिक्षा के स्तर का मामला है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने तो प्राइमरी के टीचर ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने राजनीतिक व्यक्ति ऐसे हैं, जिला स्तर के अधिकारी ऐसे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर मुझे सरकारी स्कूल अच्छा लगे तो मेरा बेटा, मेरा पोता उसको पढ़ना चाहिए। तो ये सच्चाई अभी ये है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो रहा। अभी हमारे यहाँ टीचर्स क्वालिफाइड है प्राइमरी के,
परंतु उसके बावजूद भी अभी भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे ना जा करके सरकारी स्कूल में जो सत्यता है वो कॉन्वेंट में जाना पसंद हरेन करते मलिक साहब और ये हरेन मलिक साहब, ये जो स्कूलों की दुर्दशा हुई है ना, हम आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं पहली बात तो, लेकिन तब जब आप बात कर ही रहे हैं तो जरा हम आपको बता दें, ये दुर्दशा कोई आज इस सरकार में नहीं हुई है, ये दुर्दशा पिछले 2-3 दशक से है। बात तो सुन लो, जी। अगर स्तर सुधरेगा, छात्र संख्या बढ़ेगी तो जो टीटी और बीएड वाले हैं उनको नौकरी मिलेगी। मैं ये कह रहा, ये सरकार अगर वर्तमान सरकार से भी अनुरोध करूं, कोरोना टाइम में जब बच्चा स्कूल में नहीं गया, प्राइवेट स्कूल ने तब की फीस, और आप ताज्जुब करोगे बसों के चार्जेज भी लिए बच्चों से। हरेन मलिक साहब नहीं, हरेन मलिक साहब माफ करिएगा, हम आज बाकी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस पूरा आज 69,000, 72,000 ये सब अभ्यर्थियों पर होगा, उनको नौकरी मिले, क्योंकि युवा सुसाइड कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, देश का भविष्य है। तो आप जहां तक आप इन स्कूलों की दुर्दशा की बात कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल सीधा ये है कि नहीं, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये बीएड और टीटी के जो छात्र हैं जिनके 292 करोड़ रुपए भी सरकार के पास जमा है, अखिलेश जी की सरकार थी, पूरे 5 साल निकल गए, इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला? नहीं दे पा रहे तो उनको भत्ता दे, उनको गुजारा भत्ता दे, वो लोग सड़क पर ना घूमे, नौजवान बुरा सोचने को मजबूर ना हो। तो ये हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो भारत के भविष्य के हित में इन नौजवानों को। हरेन मलिक साहब, आपकी केंद्र में सरकार थी और यहां पर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें थी, आपने क्यों नहीं दबाव डाला कि जितने भर्ती खाली मतलब रिक्त स्थान है उसको भरा जाए? ये तो रिक्तियां काफी लंबे समय से खाली पड़ी है ना। आपका प्रयास सफल नहीं हुआ। अगर कहीं हमसे भूल रही होगी तो उसकी सजा भी तो हम ही भुगत रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है आपने कहा। तो ये आपने ठीक कहा। तो अगर हमसे भूल हुई ये सुधार ले उसे। हालांकि जितना हमने किया सरकार ने उस रेशो से अगर ये कर लें तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो जावे। हमने कुछ बेचा खोचा नहीं, हमने बनाया है, सब कुछ हमने बढ़ाया है। और अगर कहीं ऐसी पदोवदों की हुई है तो मैं कह ही चुका हूं, और इनसे अपेक्षा कि ये करें। अब वो उनके पैसे भी जमा है, उसका इंटरेस्ट लगा करके देखेंगे तो उसी में इनका बेरोजगार भत्ता चल जाएगा। तो सरकार बहुत बड़े दिल की होती है सरकारें। ये जितने तमाम खर्चे हैं, जितने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, यात्राओं के खर्चे, उससे ही बेरोजगार भत्ता चला जाएगा बीएड और टीटी के बच्चों को। वो सड़क पर चल करके मैं सहमत हूँ आपसे, क्या ठीक है, पूरे काम को सोचते हैं। वो नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको सुधारने का काम करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ठीक है, ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या पिछली सरकारों ने भी वादा किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं हुआ तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक इसकी पैरवी करते रहे और दिया भी गया कुछ लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उसकी क्या स्थिति हुई ये भी समझेंगे उमेश जी से, और उमेश जी से ये भी वादा लेंगे कि क्या इन लोगों को बीएड और टीटी के साथ साथ में जो बाकी बचे 37,000 हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो क्या उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुक करेंगे उमेश जी का। उमेश जी, सवाल ये है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जा रही है और आपकी पार्टी ने वादा भी किया था कि हम अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या अब लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे जिन अभ्यर्थियों को आप रोजगार नहीं दे पाएंगे? व्यक्तिगत निर्णय है जी। हमारा प्रयास ये है कि जो कंपटीशन में बच्चा आए उसको हम प्रमोट करें। अगर हम ये कहें कि नहीं वो ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, उसे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो इससे जो वास्तव में एक कंपटीशन का माहौल होना चाहिए। आज जो दक्षिण के राज्य हैं अपने या अन्य जो स्टेट हैं, वहां आप देखें तो लड़के जो है वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बगल का आपका बिहार है, लेकिन कितने IPS दे रहा है? नहीं सर, लेकिन नहीं सर, लेकिन IAS की वैकेंसी निकलती कितनी है? IAS की वैकेंसी निकलती है 500 और अभ्यर्थी होते हैं 5 लाख। आप ये भी तो अंदाजा लगाइए ना, तो सबको तो नौकरी नहीं मिल जाती ना सरकार। शिक्षा मित्रों का मामला था जी। आखिर इसमें 6,500 के ऊपर शिक्षा मित्र आए ना, भर्ती हुए इसमें। ठीक बात है, लेकिन ठीक बात है, लेकिन कितने लाखों लोग अभी बेरोजगार पड़े, जरा उन पर भी नजर डाल लीजिए सर। तमाम सारी नौकरियां, तमाम सारी वैकेंसी आ रहे हैं और वो बच्चे मेहनत करें, पढ़ें, उनको पूरा अवसर है। ठीक है, ठीक है। प्रिया सिंह जी का रुख करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रिया सिंह जी का रुख करेंगे। अमित आपके पास उसके बाद आएंगे। प्रिया सिंह, आपको क्या लगता है कि आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपको नौकरी मिल गई, आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है, लेकिन जिन आपके सहयोगियों को नौकरी नहीं मिली है, क्या लगता है कि अगर सरकार या तो रोजगार दे और अगर रोजगार ना दे पा रही तो रोजगार भत्ता दे? क्या आप इससे सहमत हैं? सीएम जी हमारे द्वारा हम लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे,
तो उन्होंने ये बात कही थी, कम से कम 4 बार उन्होंने ये बात बोली थी कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जल्द ही उनको नियुक्ति पत्र दिलाया जाएगा। तो मेरी समझ से तो उन्हें रोजगार मिल ही जाएगा, उन्हें चिंता की कोई विषय नहीं है ये, बस थोड़ा सा इंतजार है कि हाँ वो वेट कर लें और उन्हें मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। प्रिया सिंह, आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा सर, लगभग 2 साल का, पौने 2 साल तो हो ही गया जी। और आपको लगता है कि आपके बहुत सारे तमाम साथी ओवर एज होने वाले भी हैं, अगर वो नौकरी नहीं मिली तो ओवर एज हो जाएंगे? जी मेरे साथ तो ऐसा कोई साथी नहीं है, हो सकता हो ऐसा हो, लेकिन कुछ साथी मेरे अचयनित हो गए हैं। मैं उनसे कहूंगी धैर्य बनाए रखें, 1 या 2 महीने में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा वो भी चयनित हो जाएंगे। चलिए, आपकी दीपावली बड़ी अच्छी है, आप शुभ दीपावली मनाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अमित, आपकी सहयोगी सहपाठी कह रही हैं कि धैर्य बनाए रखिए और जल्दी ही वो सुप्रीम कोर्ट वो रिलीज करेगा ऑर्डर और आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार को अगर रोजगार नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए? जी बिल्कुल, 2 साल से सभी छात्र बहुत ही परेशान हैं, तो नहीं मिल पा रहा है तो रोजगार भत्ता देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। जी अमित जी, अगर सरकार जो है अभी रोजगार नहीं दे पा रही है तो छात्रों को जरूर उनकी आवश्यकता के अनुसार एक मानक तय कर लेना चाहिए कि कितना भत्ता एक छात्र को मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे की तैयारी कर सके या फिर कुछ अपना पेट तो पाली सके। कोरोना काल में कई छात्रों की प्राइवेट नौकरियां थी, वो भी चली गई हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं पिछले 6 महीनों से, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि इतना परेशान हो गए, कुछ छात्र तो सुसाइड करने की स्थिति में ही है। अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित छात्र ने इस भर्ती में लेट होने के कारण फांसी लगा के मर गया, आत्महत्या कर ली। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि हम इतना लेट क्यों करते हैं। क्या विधायकों के साथ भी ऐसा किया जाए कि चुनाव करा लिया जाए, उसके बाद 2 साल बाद रिजल्ट घोषित किया जाए? क्यों लगातार 6 महीने तो एजी साहब गए नहीं पैरवी करने के लिए, क्यों नहीं गए? ठीक है, सवाल जवाब ले। उमेश जी, भाई पैरवी करने नहीं जाते, वही बात मैं कह रहा था कि अगर ढंग से पैरवी कर ली जाए तो कोर्ट भी सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट माननीय न्यायालय का जो भी है अपना उनका एक रोटेशन है। हाँ ये है, जब तारीख लग रही है उस पर हम लोग बराबर खड़े हो रहे हैं, बराबर हमारे वकील खड़े हो रहे हैं, उन कोर्ट जो हमसे मांग रहा है वो हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। पैरवी में कहीं कोई कमी नहीं है, अगर पैरवी ना होती तो इतनी शीघ्रता से निर्णय ना आते, तमाम सारी वैकेंसियों के निर्णय। सवाल ये है अगर ढंग से सवाल ये है अगर ढंग से पैरवी हो रही होती तो मामला इतना लंबा क्यों चलता? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो अपने हिसाब से चलेगा ना, उसको कोई हमारे बंधन में तो है नहीं कि हम पैरवी कर ले, उससे हम कहने आज ही आपको सुन लेना है। उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, नियम कानून है उनका, उसके हिसाब से चलना है। हाँ हमारी तरफ से जो भी कोर्ट हमसे मांग रहा है, जो हमसे पूछ रहा है वो है जब वो पूछ रहा है उसमें हम तो डिले नहीं कर रहे हैं कि हमें अगली तारीख दे दी, हम तो भाग नहीं रहे हैं। तो हम तो लगातार पैरवी करके बच्चों के हित में, नौजवानों के हित में हम जल्दी से जल्दी निर्णय चाहते हैं, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है। नहीं ठीक बात है, नहीं ठीक बात है। और अगर सरकार कटिबद्ध है तो अभी अमित गंगवार बता रहे हैं कि जो छात्र हैं वो सुसाइड किया भी। आपको नहीं लगता कि कम से कम उनके खर्चे के लिए, हर्जे खर्चे के लिए ही 500-1000 रुपया ही दिया जाएगा उन्हें, तो कम से कम वो फॉर्म भरने का पैसा तो घर से नहीं मांगेंगे हैं। और वो एक जांच का विषय है, आपने उसकी सहायता में नहीं गए हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि इसके लिए उन्होंने सुसाइड किया है। और बच्चे तो स्वयं ही कोर्ट गए हैं ना, जब 69,000 की हमने शुरू किया भर्ती, हम तो नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिए थे, तो बच्चे ही तो गए और जो निर्णय आया कोर्ट का वो हम मान रहे हैं। उन्होंने कहा आप 31,000। माननीय विधायक जी, बच्चे आखिर कोर्ट गए क्यों, इसका कारण भी तो आप समझिए। अभी तक शिक्षक भर्ती में इन्होंने कोई पारदर्शिता लागू की नहीं है। भाई साहब आपके बात आऊंगा। विधायक उमेश जी, ये अमित ने एक बहुत जेन्युइन सवाल उठाया कि आखिर अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना ही क्यों पड़ा, क्यों नहीं अधिकारियों ने ऐसे काम किए जिससे पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। थोड़े से वैकेंसी रोक के बाकी को
नियुक्ति पत्र देने का आदेश कर दिया तो न देती। और ये भी जो हम लोगों ने किया है कोर्ट से आने दीजिए, क्योंकि न्यायोचित किया गया है, न्याय के विरुद्ध नहीं किया गया है। लेकिन अब सबको न्यायालय जाने का अधिकार है, कोई भी जा सकता है। और विपक्ष जो है वो बच्चों को उकसा करके प्रायः न्यायालय भेज देते हैं और लिखता रान होता है। बाकी निर्णय जो शासन निर्णय ले रहा है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है। और ये क्षमा करिएगा, पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री कार्यालय से जो नियुक्तियां होती थी, एक सूची निकलती थी, वो परंपरा हम लोगों ने खत्म करी। इसीलिए आज सारे विधायक और मंत्री जा करके और मौके पर माननीय विधायक जी, पिछली सरकार में आज तक की इतिहास में बेसिक शिक्षा विभाग में कभी भी बिना मूल चयन सूची जारी किए भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। लेकिन यह पहली सरकार है जो बिना मूल चयन सूची जारी करे केवल जिला आवंटन सूची पर भर्ती कर रही है। इसमें किसी भी छात्र का शैक्षिक गुणांक ना वर्ग कुछ भी दर्शाया नहीं गया है, ना ही आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। जवाब सुन लीजिए उमेश जी। भाई, राज्य स्तर पर गुणांक सामने रखने में दिक्कत क्या है? ट्रांसपेरेंसी यही तो है ना कि जिसके अंक मिले सबके सामने रख दिए जाए। सूची में शैक्षिक गुणांक और वर्ग जारी ही नहीं किया गया है। मेरी लगातार यही मांग है सरकार से कि आप भर्ती में पारदर्शिता तो लाएं। आप कम से कम ये तो बताएं इस छात्र का चयन हुआ है तो उसके कितने नंबर है। आप सूची तो देखिए। मानिए ये कोई हमारी सरकार के बनाया नहीं है, 50 साल सैकड़ों साल के कानून है। उस कानून के तहत में जो राइट्स हैं सरकारों को उसके हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरेन मलिक जी का रुख करेंगे। हरेन मलिक जी, आप कह रहे हैं कि आप पर आरोप लगा रहे हैं उमेश द्विवेदी जी कि आप लोग बच्चों को कोर्ट का रास्ता दिखा देते हैं और इसीलिए सारी भर्तियां अटक जाती हैं। दिखाई देती है भाजपा को। अब किसान अगर सड़क पर बैठता है तो हम उकसा रहे हैं, कहीं बलिया में कत्ल होता है तो लोग रोते हैं तो हम उकसाते हैं, सुबोध सिंह मरता है तो हम उकसाते हैं उसके परिवार को, कहीं रेप होता है और रेप पीड़िता के लिए कोई लोग लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें हम उकसाते हैं। क्या विपक्ष विहीन राज कायम करने का इनका प्रयास है क्या? अभी तो एक कानून ले आए हैं ये, जिसमें एक फोर्स बनाई गई है कि वो जिसे चाहे जब चाहे तब पकड़ सकता है, तब सर्च कर सकता है। ऐसा नहीं है। जंग को तंग को जंग है। जब आदमी परेशान होता है, नरेंद्र गंगवार नौजवान है, उसने जो कहा उसका जवाब तो उमेश जी दे नहीं पाए कि आखिर अभ्यर्थी जो छात्र थे वो वहां गए, कोर्ट में गए क्यों? रही मांगे उच्च न्यायालय। वो तो कह रहे आपकी वजह से गए, आपने उनको भड़का दिया। कानून का राज है कहाँ? आज तो अघोषित आपातकाल है। इतना जुर्म तो आपातकाल में भी नहीं हुआ। जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आपके पास कोई सबूत है उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि अभी एक बयान और आना बाकी है कि इस्लामिक संगठनों ने इनको भड़काया था या पाकिस्तान ने भड़काया था। देखिए, ये एक परंपरा बन गई। होता यह स्वतंत्र लोकतंत्र जो स्वस्थ लोकतंत्र है उसमें विरोध पक्ष का आभारी रहना चाहिए सरकार को कि विरोध पक्ष उसकी कमियां उजागर करता रहता है। वो कमियां दूर करेंगे तो लाभ उन्हीं को होता है। ऐसा नहीं है हम नहीं उकसारे। वो तंग थे तो जंग को गए, माननीय उच्च न्यायालय गए। आपने कहा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में विलंब हुआ, नहीं। मैंने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान पढ़ा। वो बार-बार नहीं हरेन मलिक साहब, मेरा एक सवाल आपसे, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। आप सांसद भी हैं, 4 बार के विधायक भी रहे हैं, तो ये जो लाखों वैकेंसी खाली पड़ी है ना, 2004 से लेकर के 2014 तक आपकी केंद्र में सरकार थी, वहां भी लाखों वैकेंसी खाली है। चाहे रेलवे की बात करें, BSNL की बात करें या तमाम जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो आपने क्यों नहीं भरा? और जी, और कम से कम रेलवे और BSNL जनता की तो रही। अब तो रेलवे भी प्राइवेट होगी और BSNL भी बंद होने जा रही है। हमने उसे बचा के तो रखा। भाई साहब, आप हमने कुछ खोया है तो कम से कम बचा के तो रखा। उसे तो अप्रिशिएट कीजिए कि हमने रेल नहीं बेची, हमने तेल नहीं बेचा, हमने BSNL को चलाए रखा। FDI तो आप ही लेके आए थे सर ना 91 में।
नरेंद्र मलिक साहब, आपने ओपन इकोनॉमी तो आप ही ने शुरू किया ना। नहीं, प्रधानमंत्री 1991 में आप ही के प्रधानमंत्री थे, मतलब देश के प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस की तरफ जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, उन्होंने ही तो ओपन इकोनॉमी शुरू की थी ना। हमने पब्लिक अंडरटेकिंग नहीं बेचे थे, पीयूसी नहीं बेची थी। आज क्या हो रहा है उसे देखिए। खैर भर्ती की बात किया आपने, भर्ती का जिक्र किया, हमने किया था। और देखिए जहां तक भत्ते की बात मैंने कही, नौजवान को कितनी बार चेंज करना पड़ेगा। आपने उसको एक टेक्निकल कोर्स का दिया, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन दे दिया, उसने डिग्री ले ली और डिग्री लेने के बाद वो नियम तय एंटाइटल हो गया कि उस पद पर जावे। अगर आपके स्तर, शिक्षा का स्तर अच्छा था, वहां देख के मैंने अभी आपको कहा आप प्राइमरी स्कूलों के शिक्षा का स्तर सुधारिए। नहीं सर, एक चीज बता दीजिए हरेंद्र मलिक साहब, आपकी सरकार 5 जगह करीब करीब है, लेकिन उन राज्यों में आप बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं देके मिसाल कायम कर देते हैं? रोजगार नौजवान को दे रहे हैं और इनसे ज्यादा अच्छी हालात है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी दर बढ़ी छोड़ करके नहीं है। जो बेरोजगारी दर बढ़ी है सर, वो 5 राज्यों को छोड़ के नहीं है, ये बेरोजगारी ओवरऑल पूरे देश की है। उनको ग्रांट कितनी देते हैं? पैसा नहीं दे रहे। एक ये संघीय व्यवस्था है, हमारा लोकतंत्र में संघीय ढांचा काम करता है। हम केंद्र सरकार के बाहर नहीं जा सकते। एक सर जीएसटी आई नहीं, कोरोना काल में तो कहां से देंगे? आप ये बताइए, कोरोना काल में 2,30,000 करोड़ की जीएसटी कम आई तो पैसा कहां से आएगा? कहां गया? जिसका ऑडिट भी नहीं हो सकता, जिसका देखिए। बताइए भाई उमेश जी, जवाब दीजिए। क्या आपने कभी देखा कि घर का मुखिया जो इस देश का प्रधानमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है, उनके नाम से प्रधानमंत्री के नाम से रिलीफ फंड हो और साथ साथ एक क्लॉज जोड़ दिया जाए कि इसका ठीक है सर, आज हम पीएम रिलीफ फंड पर बात नहीं कर रहे हैं, वापस अपने जी द्विवेदी जी आपको जवाब देना चाह रहे थे। उमेश जी का जवाब सुन लीजिए। उमेश जी को सर, उमेश जी का जवाब सुन लीजिए मलिक साहब। कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म कर रही है, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि देश में जितनी पार्टियां हैं, अगर कहीं भी लोकतंत्र पे विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है। कहीं बाकी पार्टियों में वंशवाद चल रहा है, खुद में लोकतंत्र की पार्टियों में। अरे ठीक है सर, आप लोग हमें भड़का देते हैं, कोई वंशवाद पर ले जाता है, कोई जीएसटी पर ले जाएगा। वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। प्रिया सिंह का रुख करेंगे। सर माफ करिएगा, प्रिया सिंह जी, क्या लगता है कि ये उमेश जी आऊंगा आपके बाद में प्रिया का। उमेश जी आऊंगा आपके बाद में प्रिया का रुख करूंगा। प्रिया सिंह जी, क्या लगता है कि ये सब सरकारें इसी तरह से करती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, बसपा की तरह, लेकिन देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो कोई एक दिन में नहीं बढ़ी है, पिछली तमाम सरकारों में ये चलता रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, मुझे तो ऐसा लगता है हर सरकार अपने स्तर से रोजगार देती है, वैकेंसियां निकालती है, पर इसके लिए छात्र स्वयं भी जिम्मेदार हैं कि वो तैयारी करें और परीक्षाएं पास करें। मैंने तो जितना देखा है, लगातार वैकेंसी आती रहती है, लगातार ही आती है, तो हर ही सरकार अपने स्तर से प्रिया सिंह जी, आप कह रही हैं कि लगातार वैकेंसी। प्रिया सिंह जी, आप कह रही हैं कि लगातार वैकेंसी आ रही है, आपके साथी कह रहे हैं हम 2011 से यानी कि 2012 से टीईटी बीएड के लोग सड़क पर चक्कर लगा रहे हैं, फॉर्म भरा था, 291 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा हुए थे, अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, और आप कह रही हैं कि वो छात्र दोषी हैं इसके। तो यही कहूंगी कि सरकार देती है रोजगार, आप कीजिए उसके लिए प्रयास। लगातार वैकेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आपने बीएड कर रखा है तो आप उससे पहले ग्रेजुएशन किए होंगे, तो आप दूसरी जगह अप्लाई कीजिए। चलिए अमित जी, आपकी साथी कह रही हैं कि छात्र दोषी हैं, भाई आप लोग ढंग से तैयारी नहीं करते। अब मेधावी मिला सर जी, अभी तो नियुक्ति पत्र मिला सर जी। जी धन्यवाद उमेश जी। नहीं उमेश जी, नहीं उमेश जी, वो आपको बधाई देने के साथ साथ में
पिछली सरकारों को भी बधाई दे रही हैं, कह रही हैं कि सब सरकारों में रोजगार मिलता है। सुनते नहीं। जी अभी जो 31,270 पदों के लिए जो चयन सूची आई है, 70 पदों के लिए जो चयन सूची आई है, उस चयन सूची में अनेक अनियमितताएं हैं, क्योंकि कहीं जगह 73 गुणांक वाला व्यक्ति जो है वो घर पे बैठा हुआ है, वो चयनित हो गया है, जबकि 68 गुणांक वाला व्यक्ति जो है वो चयनित हो गया है। मैं सवाल लगातार ठीक है, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। उमेश द्विवेदी जी, सीधा सवाल ये है, ये जो गुणांक का चक्कर है, एमआरसी का चक्कर है, क्यों नहीं जो पत्र है और जो ये चयन प्रक्रिया है सबके सामने खोल कर रख दी जाती है, जिससे कि किसी व्यक्ति को कुछ कहने का मौका ना मिले, उसको ये ना लगे कि उसे डिप्राइव किया गया है। इसमें दिक्कत क्या है? गया था, उन लोगों ने अपनी मेरिट खुद जोड़ ली है, उस गुणांक में जितना उनको अंक मिला वो पूरा आउट किया गया। इसमें तो कहीं कोई प्राइवेसी है ही नहीं है, सारा कुछ। अरे भाई साहब, मानिए विधायक जी, आप एक बार चयन सूची तो देखें। उस चयन सूची में पिछली बार तब भी उनका रोल नंबर दिखाया गया था, इस बार तो बेसिक शिक्षा विभाग ने रोल नंबर भी गायब कर दिया है। अभी तक उसमें शैक्षिक गुणांक और वर्ग जारी ही नहीं किया गया है। कैसे पता चलेगा कि इस छात्र का कितना गुणांक है, उसने कितने नंबर पाए हैं? क्या बेसिक शिक्षा विभाग बिना मूल चयन सूची के भर्ती करेगा? आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो कानूनी प्रक्रिया है, मैंने उसी के तहत भर्ती की है। अगर आपने उसी के तहत भर्ती की है तो आप शैक्षिक गुणांक और वर्ग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? क्यों आप आरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? सवाल पूछ लीजिए। शैक्षिक गुणांक आपने क्या कहा? शैक्षिक गुणांक और वर्ग आप क्यों नहीं जारी कर रहे भाई विधायक जी? जो 69,000 की सूची जारी हुई थी, उस जारी होने के 69,000 में गुणांक को लेकर के भी विवाद नहीं है, ना किसी न्यायालय में और ना किसी विपक्ष ने कहा है, ना मीडिया ने कहा है। 69,000 की जो भर्ती प्रेस है उसमें सारे लड़के संतुष्ट थे, उसमें कोई विवाद नहीं है। इस सूची के द्वारा ये जो 31,277 निकाली गई है, ये उसी सूची में है। कहीं बाहर से लाके किसी जिला विशेष के आदमी को ला करके, कोई जात विशेष को लाके वो सूची नहीं बनी है। बाकायदे 69,000 को लोगों ने प्रूव किया और अभ्यर्थियों ने प्रूव किया। तो अब ये शिकायत कहां से आ रही कि इसमें गुणांक गलत है? ठीक है अमित गंगवार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिली, इसका मतलब प्रक्रिया सही है? जी नहीं, कोर्ट से रिलीफ जब इनके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां काउंटर ही दाखिल नहीं कर रहे हैं, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि मूल चयन सूची कहां है। अभी एनसीवी ने, परीक्षा वर्ग आयोग ने भी उनसे मूल चयन सूची मांगी। हर तारीख पर उनका विभाग जो है वो समय लेकर चला आता है कि 10 दिन का समय दीजिए, मैं मूल सूची उपलब्ध करा दूंगा। जिस शिक्षक भर्ती में सूची ही नहीं बनी है, वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा के नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। अगर गलत है, अगर ये शिक्षा प्रक्रिया गलत है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कोर्ट देखेगा ना, लेकिन कोर्ट ने तो आपको सुना नहीं। ये जो इसका मुद्दा है, एमआरसी का मुद्दा है, जो चयन सूची का मुद्दा है, वो अभी कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई होनी है। अभी इन्होंने काउंटर दाखिल किया है, ये 12 तारीख को इन्होंने काउंटर दाखिल किया है। अब उसका रिजॉइंडर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, फिर उस पर बात करेंगे। 20% इन्होंने लखनऊ बेंच में जो 20% महिला आरक्षण लगाया है, 1994 की आरक्षण की नियमावली में वो 20% महिला आरक्षण का नियम ही नहीं है। उसमें तो यह नियम है कि अगर किसी भर्ती में 20% महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आप कहीं से भी 20% महिलाओं को लेके आएंगे, या जो महिलाएं भी फार्म भरेंगी उनको आप आरक्षण देंगे, उनको नियुक्ति देंगे, ठीक है। लेकिन इस भर्ती में तो 20% से अधिक महिलाएं थी, तो फिर इन्होंने 20%, जिसका आरक्षण का नियम है ही नहीं, तो इन्होंने 20% आरक्षण का नियम उसमें दिखाया है। तो उसमें ठीक है, बहुत लंबा, बहुत शॉर्ट में, बहुत लंबा कर रहे हैं। चलिए मैं हरेन जी का रुख करूंगा। हरेन जी, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि बेरोजगार तो हर साल 2.5-3 करोड़ निकलते हैं, 2.5-3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग कम से कम बीए करके निकलते हैं, तो रोजगार तो सबको चाहिए। रोजगार दे। और देखिए, जहां तक नरेंद्र गंगवार जी की बात है, इन्हें जानकारी है और ये सीधा तथ्य के साथ आरोप लगा रहे हैं। सरकार का फर्ज बनता है कि उसको तथ्य को उनके सामने स्पष्ट करके करे। हर काम अगर कोर्ट से होंगे तो माननीय न्यायालय के और दूसरे काम है, उन्हें कैसे करेंगे? जो प्रशासनिक काम है, प्रशासनिक अधिकारियों को करने चाहिए। वैसे भी अगर ईडी कर सकता हो तो भाजपा वाले ईडी तो भेज सकते हैं नरेंद्र गंगवार जी के यहाँ। ईडी ना आ जावे, इसके लिए इन्हें बच के रहना चाहिए और इन्हें थोड़ा सा
देख करके इन्हें सारा करना चाहिए। और सरकार अगर जुमलेबाजी बंद करके जो मितव्ययिता है उसे रोके और नौजवान को, देखिए जब एक पेट आता है तो साथ में दो हाथ भी आते हैं, उसे काम करने के अवसर प्रदान करें। ये जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो बंद हो गए हैं सारे। बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है कि आप नकल कर रहे हैं दूसरे देशों की, आपने सारा मैकेनिज्म कर दिया। अब तो खेती भी उसमें चली जाएगी, बड़ी बड़ी मशीनें क्या करेंगे। अब तो ठीक है सर, आप फिर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, फिर से आएंगे आपके पास में। भाई उमेश जी का रुख करेंगे। उमेश जी, आप विदेशों की नकल कर रहे हैं, हमारा देश विदेशों से सब कुछ सीख के आ रहा है, तो विदेशों से यह भी सीख लेना चाहिए ना कि ज्यादातर देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। या तो हम रोजगार देंगे, या तो सरकार रोजगार देगी, और नहीं रोजगार देगी तो बेरोजगारी भत्ता देगी। किसी का देश है, सभ्यता का देश है, संस्कार का देश। 3 ट्रिलियन डॉलर पर हमारी इकोनॉमी है, और अमेरिका की डॉलर पर हमारी इकोनॉमी है, और अमेरिका की इकोनॉमी 21 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की इकोनॉमी 14 ट्रिलियन डॉलर है। वो भी प्रगति करेगी, लेकिन ये नैतिकता का देश है, संस्कार का देश है, संस्कृति का है, सभ्यता का है। जो हमारी मूल चीज है, जो मूल धरोहर है, हम उस पे चल रहे हैं। आज जिस तरह से कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कंट्रोल किया है, जितने कम समय में मृत्यु दर हमारे यहाँ सबसे कम है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। रही बात जो आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, उसको समय समय पर हम लोग उसको निपट लेंगे। सरकार उसमें सक्षम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई आपदा नहीं आ रही है। तो आप प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। ये तो एक बड़ी सूचना आदरणीय उमेश जी ने दी है कि मृत्यु दर भी कम प्रधानमंत्री जी ने कर दी। माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर ये चार्ज भी मिल गया हो तो फिर तो मृत्यु होनी नहीं चाहिए। और देखिए कोरोना की बात मैं बता दूं, उमेश जी थोड़ा शर्माओ कहते हुए। नहीं हरेन जी, फिर आप मुझे भटका रहे हैं। नहीं आप भटका रहे हैं, मुझे समय खराब हो जाएगा। उमेश जी से मुझे एक वादा लेना है। उमेश जी क्या आप ये वादा करेंगे कि जो टीईटी, बीएड और टीईटी के जो छात्र हैं, जो बेचारे जिनकी पोस्ट 72,825 है, जिनका 291 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है, उनको कोई राहत मिलेगी? कब तक मिलेगी? क्या आप सरकार के पास ये मुद्दा लेके जाएंगे? और जो बाकी 37,000 लोग हैं, इसमें छात्र हैं, क्या उनको अच्छी पैरवी करके उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा? कब मिलेगा? सरकार से पैरवी करेंगे। जितने भी पद खाली हैं, या कह लीजिए जितनी हमें आवश्यकता है, जितने हमारे छात्र हैं, जितने हम बढ़ा रहे हैं अभी, उनमें सारे शिक्षकों को विद्यालय में फुलफिल किया जाएगा। अपने आप ये जितने भी बीएड, बीटीसी और ये टीटी पास हैं, मैक्सिमम उस पर सिलेक्ट हो जाएंगे। वो परिश्रम करें। कट ऑफ मेरिट अगर 60 आती है, 70 आती है, तो वहां तक के साथ नहीं मैं आपसे एक वादा लेना चाह रहा था। क्या आप ये सारे मुद्दे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे? रखा जाएगा सरकार के सामने। लगातार हम लोग बातचीत चल रही है, इसमें काम भी चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के 31,277 छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, और विपक्ष जो लगातार मुद्दा उठा रहा था, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार ने आज इतने छात्रों को रोजगार दे करके विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो बीएड और टीईटी के छात्र हैं, जो लंबे समय से करीब 8 साल से घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं, उनको न्याय मिलेगा? कब मिलेगा? और बाकी के जो ये 37,000 छात्र हैं, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? उनके लिए दीपावली कब आएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।